हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गोल्डन की पॉइंट्स हम पढ़ रहे थे। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको पीडीएफ के अलावा भी मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ। जो पीडीएफ में आपको जो भी आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलेगा, उसके अलावा भी मैं आपको बहुत कुछ मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली एम्स में, ईएसआईसी में, जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। इसलिए आप गोल्डन की पॉइंट्स जो भी हमारे पार्ट हो चुके हैं 3, उनको भी आप ज़रूर देखें। और आज हमारा पार्ट है 4th, जिसका मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल फास्टली। जैसा आप पढ़ना चाहते हैं वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ज़्यादा कुछ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी नहीं देखते हो उतना, और आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप समझे हुए हो। आपको ज़्यादा आता है, इसीलिए आप पढ़ते नहीं हो। मेरे को पता है कितना का आप देखते हो, कितना क्या पढ़ते हो, मेरे को सब कुछ पता होता है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट के फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। यहाँ पे देखिए 81 नंबर जो की पॉइंट है वो देखिए क्या है। ग्रंटिंग एंड रैपिड रेस्पिरेशन आर द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन एन इन्फेंट। जो इन्फेंट्स होते हैं, अगर उनके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, आरडीएस आपने पढ़ा होगा, आपको पूछे जा सकता है आरडीएस का फुल फॉर्म, तो आपको आंसर करना है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगर इन्फेंट्स के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से ग्रंटिंग एंड रैपिड रेस्पिरेशन उस बच्चे के अंदर, उस इन्फेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, द प्यूबिक बोन एंड ब्लेडर फॉर्म ड्यूरिंग द सेम टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस दौरान प्यूबिक बोन और ब्लेडर एक साथ बनते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, द एचआईवी वैक्सीन में कोज द लो ग्रेड फीवर। एचआईवी का मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। एचआईवी का मतलब होता है हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो हिपेटाइटिस बी वैक्सीन है, अगर किसी भी पर्सन को लगाई जाती है तो उसमें लो ग्रेड फीवर देखने को मिल सकता है। आपको बता देना है, अगर कोई भी पूछे कि एचआईवी की वैक्सीन किसी को लगाई जा रही है तो उसमें क्या देखने को मिल सकता है, तो आपको बताना है लो ग्रेड फीवर। अगर आपको एचआईवी की वैक्सीन लगाई जाएगी तो आप में थोड़ा बहुत जो टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा, यानी कि आपको फीवर जैसी कंडीशंस अराइज हो सकती है। ये आपको पेशेंट को पहले ही बता देना है। नेक्स्ट देखिए, अर्टिकेरिया इज मोर लाइकली टू अकर्स विद द टिटेनस एंड पर्ट्यूसिस वैक्सीन। जो अर्टिकेरिया है वो मोस्ट कॉमनली कौन सी वैक्सीन के अंदर देखा जाता है, ये कौन सी वैक्सीन लगाने के बाद में अर्टिकेरिया जैसी कंडीशंस डेवलप हो सकती है, तो आपको आंसर क्या करना है, टिटेनस एंड पर्ट्यूसिस वैक्सीन। सीएचओ के लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएचओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, इरिटेबिलिटी इज ए क्लासिक साइन अर्ली एंड ब्रेडिकार्डिया लेट ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी इन न्यूबॉर्न। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपको एम्स 2021 में यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है, श्योर मिल सकता है। और 2020 में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं आपको बता देता हूँ, 2020 में नहीं, इससे पहले जो भी एम्स की एग्जाम होती है उनके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं बताता हूँ कैसा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इरिटेबिलिटी, ये क्या है, क्लासिक साइन है, इसको क्लासिक साइन कहा जाता है। और आपको पूछा जाएगा कैसे कहा जाता है, जो न्यू बॉर्न्स है, अगर उनके अंदर आईसीपी इंक्रीज है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है, तो आपको बताना है कि क्लासिक साइन कौन सा है। आपको इरिटेबिलिटी भी मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया भी मिलेगा, टेकिकार्डिया भी मिलेगा, और आपको हाइपोटेंशन भी मिल सकता है। तो आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, इरिटेबिलिटी। ये क्या है, क्लासिक साइन। एक क्वेश्चन और यहाँ से यही बनता है कि एक न्यू बॉर्न है जिसका आईसीपी बढ़ा हुआ है, तो आपको पूछा जाएगा अर्ली साइन क्या देखने को मिलेगा, अर्ली साइन। अर्ली साइन और लेट साइन बार बार कंपिटेटिव एग्जाम में, हालांकि जो एम्स है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्ली साइन से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, इरिटेबिलिटी। शायद उम्मीद करता हूँ अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत नहीं करेंगे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, न्यू बॉर्न को जो आईसीपी है वो बढ़ा हुआ है, एक न्यू बॉर्न है जिसका आईसीपी बढ़ा हुआ है, तो लेट साइन कौन सा देखने को मिल सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया। यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, क्लासिक साइन, अर्ली साइन एंड लेट साइन। आपको अर्ली साइन या क्लासिक साइन पूछा जाए तो आपको इरिटेबिलिटी करना है, लेट साइन पूछा जाए तो आपको ब्रेडिकार्डिया कर देना है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, द फीवर ऑफ मेनिंजाइटिस इज यूजुअली हाई। देखिए हाई वर्ड यहाँ पे दे रखा है, यानी कि किसी भी पर्सन को या किसी भी पेशेंट को मेनिंजाइटिस होता है तो उसके अंदर फीवर कैसी होगी, हाई। जो टेम्परेचर है वो हाई रहेगा, किसमें, जब उसको मेनिंजाइटिस होगा उस टाइम उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा और फीवर जैसी कंडीशंस उसके अंदर देखने को मिलेगी। फीवर तो होगा ही होगा, लेकिन उसका जो टेम्परेचर वो भी हाई हो जाएगा। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, वेट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड लॉस और गेन इफ मेजर्ड ईच डे एट द सेम टाइम। जो वेट है
वो इम्पॉर्टेंट और बेस्ट इंडिकेटर होता है किसके लिए, फ्लूइड लॉस के लिए और फ्लूइड गेन के लिए। अगर मैं बात करूं दो कंडीशन की, एक बात आती है हाइपोवोलेमिया, एक है हाइपोवोलेमिया और एक है हाइपरवोलेमिया। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइपोवोलेमिया को इंडिकेट कौन करता है, सबसे बेस्ट कौन सा मेथड है जिससे हम मेजर कर सकते हैं हाइपोवोलेमिया को। तो आपको आंसर क्या करना है, वेट। अगर आपको ऑप्शन में वेट लॉस दिया जाए या फिर वेट गेन दिया जाए तो आपको क्या करना है, हाइपोवोलेमिया के अंदर वेट लॉस होगा और हाइपर वोलेमिया के अंदर वेट गेन होगा। तो अगर फ्लूइड की असेसमेंट करनी है, फ्लूइड अगर बॉडी के अंदर कम हो रहा है या बढ़ रहा है उसको मेजर करना है, तो सबसे पहले आपको क्या मेजर करना है, वेट। वो भी सेम टाइम, ऐसा नहीं है आज 10 बजे आप वेट मेजर कर रहे हो और कल जो है आप 12 बजे उसको जो वेट है वो मेजर कर रहे हो, तो आपके पास में जो एक्यूरेट जो आपकी जो वेट आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आपको सेम टाइम पे वो मेजर करना है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, डिक्रीज्ड टिश्यू ऑक्सीजनेशन स्टिमुलेट्स इरिथ्रोपोइसिस रिजल्टिंग इन एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। डिक्रीज्ड टिश्यू ऑक्सीजनेशन वेरी वेरी की पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट। देखिए जो डिक्रीज्ड टिश्यू ऑक्सीजनेशन है, अगर टिश्यूज़ को ऑक्सीजन डिक्रीज मिलती है तो किसको स्टिमुलेट करती है, इरिथ्रोपोइसिस को। इरिथ्रोपोइसिस को कौन स्टिमुलेट करती है, अगर ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ को डिक्रीज मिले, कम मिले, तो वो क्या करेगी, वो प्रोडक्शन करेगी, एक्सेसिव आरबीसी का प्रोडक्शन करेगी। अगर आरबीसी की एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है, कौन स्टिमुलेट हो रहा है, इरिथ्रोपोइसिस। और क्यों हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो डिक्रीज मिल रही है किसको, टिश्यूज़ को। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रूबियोला है ये, रूबियोला है, इसको मिजल्स भी कहा जाता है और एक होता है रूबेला। एक रूबेला आपने सुना होगा और एक रूबियोला आपने सुना होगा। जो मिजल्स है उसको रूबियोला के नाम से भी जाना जाता है। सीएचओ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आगे क्या है, इंक्लूड हाई फीवर, फोटोफोबिया, कॉप्लिक स्पॉट्स। कॉप्लिक स्पॉट्स मतलब होता है वाइट पैचेज ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओरल कैविटी एंड रेस। देखिए आपको यहाँ पे साइन सिम्टम बताएंगे किसके, मिजल्स के। आपको पूछा जा सकता है मिजल्स इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको वहाँ पे रूबेला भी दिया जाएगा और रूबियोला भी दिया जाएगा। तो आपको आंसर क्या करना है, रूबियोला। रूबियोला ध्यान रखना, रूबियोला अलग है और रूबेला अलग है। देखिए आगे, जो रूबेला है, सॉरी रूबियोला यानी कि मिजल्स जो है वर्ड, इसमें जो भी साइन सिम्टम होते हैं वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं, हाई फीवर, फीवर जो है वो बढ़ी हुई मिलेगी। फोटोफोबिया, लाइट से डर लगेगा, लाइट से डर लगेगा, किसको, पेशेंट को लगेगा, आपको नहीं लगेगा। आपको अगर लग रहा है तो आप समझ लेना कि आपकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। देखिए हाई फीवर रहेगी, फोटोफोबिया होगा और कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट्स का मतलब है वाइट पेचेज ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर वाइट पेचेज, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद जो दाने हैं वो आपको दिखाई देंगे। और यही इंपॉर्टेंट क्लासिक साइन है, याद रखिएगा। मिजल्स का क्लासिक साइन पूछा जाता है तो आपको आंसर करना है कॉप्लिक स्पॉट। बार बार हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, एंड रेसेज, कुछ रेसेज भी इस डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये किसके साइन सिम्टम है, मेजल्स के। इसको क्या कहा जाता है, रूबियोला। तो आपको कॉप्लिक स्पॉट क्लासिक साइन मान के आंसर करना है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, वेरिसेला। वेरिसेला जोस्टर वायरस आपने सुना होगा जो चिकन पॉक्स कॉज करता है। वेरिसेला बींग्स विद द स्लाइट फीवर, मेलाइज एंड एनोरेक्सिया एंड रेस। अगर किसी पर्सन को चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स का आपको पॉजिटिव एजेंट भी पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर करना है वेरिसेला जोस्टर वायरस, VZV, वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगर चिकन पॉक्स किसी पर्सन को होता है तो क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, स्लाइट फीवर, थोड़ी बहुत उसमें जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको बुखार वगैरह आ जाएगी। मेलाइज, बिल्कुल थकान उसको महसूस होगी। एंड एनोरेक्सिया, बिल्कुल खाना खाने से वो मना करेगा। और साथ ही उसके रेसेज, रेसेज भी डेवलप हो जाएंगे, चकते निकल आएंगे। आप बोलते हो वो जो दाने से निकल आते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, वो किसकी वजह से होते हैं, चिकन पॉक्स की वजह से। जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है अगर उसका इन्फेक्शन हो जाता है तो ये रेसेज वगैरह है वो डेवलप हो सकते हैं। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख नहीं लगना, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बता ही दिया, स्लाइट फीवर एंड मेलाइज वगैरह ये भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, द MMR वैक्सीन इज कंपोज्ड ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वायरस एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द इम्यूनोसप्रेस्ड चाइल्ड। देखिए इसका मतलब क्या है ये समझिए पहले। जो MMR वैक्सीन है, MMR वैक्सीन कौन सी है, लाइव एट्यूनेटेड वायरस से
बनाई जाती है। कंपोज्ड मतलब बनाई जाती है। जो एमएमआर वैक्सीन है वो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस से बनाई जाती है। इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा और सीएचओ में पूछा भी जाता है बार बार, प्रेगनेंसी में कौन सी जो वैक्सीन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो आपको बीसीजी ऑप्शन में दिया जा सकता है, आपको एमएमआर दिया जा सकता है और आपको 3 ऑप्शन अलग मिलेंगे। लेकिन आपको वही चूज़ करनी है जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। हालांकि मैं आपको अलग से बताऊंगा ये जब सीएचएन की हम क्लास लेंगे, यानी बिल्कुल ऑडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। ऑडियो आपको मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है वहीं आपको चूज़ करनी है। और यही क्वेश्चन अभी पूछा गया है, अभी बिहार सीएचओ में पूछा गया है। मिजल्स वहाँ पे आपको वर्ड दिया गया था और आपको पूछा गया था, जम्मू कश्मीर में पूछा गया है और अभी बिहार सीएचओ में भी पूछा गया है। तो आपको याद रखना है। देखिए आगे है क्या, ये जो एमएमआर वैक्सीन है वो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस से तो मिलके बनी होती है। ये एडमिनिस्टर क्यों करवाई जाती है? ये लाइफ थ्रेटनिंग जो इम्यूनोसप्रेस्ड बच्चे होते हैं उनको एडमिनिस्टर करवाई जाती है ताकि उनके अंदर मेजल्स, मम्प्स एंड रूबेला जैसी कंडीशंस डेवलप ना हो। नेक्स्ट देखिए, इकोलेलिया। इकोलेलिया इन ए 2 years ओल्ड चाइल्ड में बी साइन ऑफ ऑटिज्म। इकोलेलिया क्या होता है, किसी को पता है? अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एम्स में भी पूछा जाता है। एम्स में भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। इकोलेलिया का मतलब होता है बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करना। बार बार अगर कोई पर्सन एक ही वर्ड को रिपीट कर रहा है तो आप क्या बोलते हो, ये तो पागल हो गया है। वह इकोलेलिया का ही सिम्टम है। इकोलेलिया उसी को कहा जाता है। आप उसे पागल बोलते हो लेकिन इसको मेडिकल टर्म में इकोलेलिया कहा जाता है। अगर 2 साल के बच्चे को इकोलेलिया जैसी कंडीशंस होती है तो ये किसका साइन है? ऑटिज्म का। किसका साइन है? ऑटिज्म का। हम इनको आगे पढ़ेंगे, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में फटाफट की पॉइंट्स बता देता हूँ। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन इन द यूरिन सजेस्ट हीमोलाइटिक एनीमिया। अगर यूरिन के साथ में, अगर पेशाब के साथ में हीमोग्लोबिन आ रही है, हीमोग्लोबिन एक्सक्रीट आउट हो रही है यूरिन के साथ, तो समझ जाना इसको हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया है। आगे देखिए, ए क्लासिक साइन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ग्रॉस प्रोटीन्यूरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्स में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। हालांकि वहाँ पे पूछने का कुछ तरीका अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम एनक्लेक्स बेस जो तैयारी है वो करेंगे। अभी कुछ दिनों बाद हम तैयारी करने वाले एनक्लेक्स बेस एम्स की। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, किसी भी पर्सन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है, किसी भी एक पर्सन है जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है। अब आपको पूछा जाएगा क्लासिक साइन। हालांकि वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी पूछा जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे समझिए, अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसी भी पर्सन को होता है और आपको पूछा जाता है क्लासिक साइन बताइए नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, तो आपको आंसर क्या करना है? ग्रॉस प्रोटीन्यूरिया। प्रोटीन्यूरिया, जो प्रोटीन है वो यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट होगी, यानी कि ये क्या है? क्लासिक साइन है। प्रोटीन्यूरिया आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, यूफोरिया। यूफोरिया एंड मूड स्विंग्स में रिजल्ट्स फ्रॉम स्टेरॉइड थेरेपी। यूफोरिया का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जानते हैं आप यूफोरिया का मतलब क्या है? जो यूरोप वगैरह है, आपने ये वर्ड्स तो सुने होंगे, यूरिया, यूरोप। लेकिन यूफोरिया वर्ड अगर आपने सुना है तो आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से टर्म पूछी जाती है यूफोरिया मीन्स, फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आप गलत करके आ जाते हो क्योंकि आपको पता नहीं होता है यूफोरिया का मतलब होता क्या है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। यूफोरिया का मतलब होता है एक्सेसिव लाफिंग। एक्सेसिव लाफिंग। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हंस रहा है तो समझ जाना उसको यूफोरिया हो गया है। ऐसे नहीं है कि बिना बात के, हालांकि बात पे तो सभी हंसते हैं, किसी के साथ आप मजाक कर रहे हो तो आप हंस सकते हो। लेकिन अगर आप बिना किसी मजाक के और बिना किसी से बातचीत किए, कोई पर्सन है जो बार बार हंस रहा है, बहुत ज़्यादा हंस रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस है उसके अंदर कि वो किसी को मतलब हंस हंस के बता रहा है कि मेरे पास में इतनी ज़्यादा खुशी है, इतनी ज़्यादा खुश हूँ मैं आज, पता नहीं कितना खुश होगा, मतलब वही जाने जिसको यूफोरिया होता है। ओके, यानी यूफोरिया और जो मूड स्विंग्स है वो किसकी वजह से हो सकते हैं? स्टेरॉइड थेरेपी की। अगर जो स्टेरॉइड थेरेपी है वो लॉन्ग समय तक किसी पर्सन को दी जाती है तो उसमें मूड स्विंग्स एंड यूफोरिया जैसी कंडीशंस डेवलप हो सकती है। ये एडवर्स इफेक्ट है, याद रखिएगा। एडवर्स इफेक्ट आपको पूछे जा सकते हैं स्टेरॉइड थेरेपी के, और आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल सकता है। तो आपको आंसर क्या करना है? यूफोरिया या फिर मूड स्विंग्स। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, बोन डिफॉर्मिटी, पिगन चेस्ट, हैरिजन्स सल्कस आर द सिम्टम ऑफ रिकेट्स। बेटा जी यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बार बार कंपिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिगन चेस्ट। पिगन चेस्ट का वर्ड आपको दिया जाता है और पूछा जाता है
कि ये कौन सी डिजीज़ कंडीशन का साइन सिम्टम है या कौन सी डिजीज़ कंडीशन के अंदर देखा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पिगन चेस्ट तो आपने पढ़ लिया होगा पहले भी, कभी ना कभी आपने कोचिंग वगैरह की होगी या फिर किसी बुक्स में आपने पढ़ लिया होगा कि रिकेट्स के अंदर पिगन चेस्ट देखने को मिलता है और बोन डिफॉर्मिटी भी होती है। ये दो तो आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन तीसरा वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नया आपके लिए निकल के आ रहा है, वो है हैरिजन्स सल्कस। हैरिजन्स सल्कस भी रिकेट्स के अंदर देखने को मिलता है। हैरिजन्स सल्कस, पिजन चेस्ट एंड बोन डिफॉर्मिटी तीनों ही किसके साइन एंड सिम्टम है? रिकेट्स के। याद रखिएगा, ये आपको एम्स नॉरसेट में पूछा जा सकता है, ईएसआईसी में पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको सीआरपीएफ के एग्जाम में पूछा जाए, हो सकता है आपको सीएचओ की, सीएचओ में तो बहुत कम पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम होती है, चाहे पीजीआई की हो, चाहे जिपमर की हो, चाहे ईएसआईसी हो, चाहे डीएसएस भी हो, कोई सी भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉस्फेट दैट इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आपको पूछा जा सकता है ऐसा वो कौन सा एलिमेंट है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। आपको यहाँ से पूछा जाएगा कौन सा वो एलिमेंट है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन यानी कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, कैल्शियम, सोडियम, आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, फॉस्फोरस एंड फॉस्फेट, यानी कुछ भी अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो आपको आंसर क्या करना है? फॉस्फेट। आपको करेक्ट आंसर करना है फॉस्फेट। जो फॉस्फेट है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, एग नॉट हैव कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी। जो अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है और ना ही विटामिन सी होता है। ये न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है जो आपको सीएचओ में ज़रूर मिल सकता है। सीएचओ में न्यूट्रिशन, ओबीजी और सेहचन के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस डाले जाते हैं। सबसे ज़्यादा सेहचन आती है, उसके बाद में न्यूट्रिशन और जो एमएसएन ओबीजी है उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस डाले जाते हैं। साइकेट्रिक वगैरह के तो नाम भी नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम चांसेज होते हैं कि साइकोलॉजी से एक आधी क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। चलिए, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो एग होता है उसके अंदर ना तो कार्बोहाइड्रेट होता है ना ही विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए। नेक्स्ट की पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल प्रीकर्सर ऑफ ऑल स्टेरॉयड हार्मोन्स, बाइल साल्ट एंड विटामिन डी। जो कोलेस्ट्रॉल है उसके प्रीकर्सर आपको पूछे जा सकते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है उसके प्रीकर्सर कौन कौन से हैं, ये आपको एक वर्ड में पूछा जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल का प्रीकर्सर कौन सा है? तो आपको आंसर करना है ऑल स्टेरॉयड हार्मोन। जो भी स्टेरॉयड हार्मोन है आप याद कर लेना, स्टेरॉयड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, वो क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन ये तो है। वो स्टेरॉयड हार्मोन क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल की क्या है? प्रीकर्सर। साथ ही जो बाइल साल्ट है वो भी क्या है? प्रीकर्सर। विटामिन डी क्या है? प्रीकर्सर। तो प्रीकर्सर का मतलब होता है जो कोलेस्ट्रॉल बनता है उससे पहले जो एक इनएक्टिव फेज में जो होते हैं उनको एक्टिव फेज में कन्वर्ट होने के बाद में वो कोलेस्ट्रॉल बनता है। जैसे विटामिन डी है वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है, जो बाइल साल्ट है वो भी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है, और जो ऑल स्टेरॉइड्स हार्मोन है वो भी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होते हैं। तो ये क्या है? प्रीकर्सर है, कोलेस्ट्रॉल के प्रीकर्सर है। तो ये कच्चे जैसे मतलब आप समझते हो, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कुछ आपने पढ़ा होगा कभी भी और आपने सुना भी होगा, जो कच्चा माल होता है उसको फिर पकाया जाता है, कच्चे माल से पकाने के बाद में वो चीज़ तैयार होती है। वैसे ही यहाँ पे प्रीकर्सर का मतलब है, पहले कुछ कच्ची चीज़ें होती है उसके बाद में उनको पकाने के बाद में उनको पकाता कौन है? विटामिन डी, ऑल स्टेरॉइड्स हार्मोन एंड बाइल साल्ट। ये क्या है? उनको पकाने का काम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल बना देते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के ये क्या है? प्रीकर्सर। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, कोर्सकॉफ साइकोसिस एंड वर्निक्स एनसेफेलोपैथी अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार बता चुका हूँ मैं। विटामिन बी1 यानी कि थायमिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है वर्निक्स एनसेफेलोपैथी एंड कोर्सकॉफ साइकोसिस। मैंने आपको ये भी बताया था, दो बेरी बेरी यहाँ पे देखने को मिलती है। दो बेरी बेरी होती है, एक होती है ड्राई और एक होती है वेट। दो बेरी बेरी होती है, दोनों में मैंने आपको ये भी बताया था कौन सी कार्डियक होती है और कौन सी नर्वस सिस्टम को डिफेक्ट करती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आगे आपको और बता दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि जो विटामिन बी1 है, थायमिन है, उसकी डेफिशिएंसी से कोर्सकॉफ साइकोसिस एंड वर्निक्स एनसेफेलोपैथी हो सकता है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट देखिए। नेक्स्ट की पॉइंट है, A vitamin is generally used therapeutically in nausea and vomiting of pregnancy
इज विटामिन B5 या पायरिडोक्सिन। यहाँ पे समझिए पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। विटामिन जनरली यूज्ड टू थेराप्यूटिकली इन नोजिया एंड वॉमिटिंग। कौन सा वो विटामिन है जो प्रेगनेंसी के दौरान जो नोजिया वॉमिटिंग होती है उसके लिए यूज लिया जाता है, थेराप्यूटिकली उसको यूज लिया जाता है। तो आपको आंसर करना है विटामिन B5। हो सकता है आपको विटामिन B5 का नाम ना देकर आपको वर्ड दिया जाए वहाँ पे पायरिडोक्सिन, आपको पायरिडोक्सिन वर्ड भी दिया जा सकता है। तो आपको आंसर कहना है पायरिडोक्सिन, आपको आंसर करना है फिर पायरिडोक्सिन। अगर पायरिडोक्सिन ना दे और विटामिन B5 दे तो आपको ये आंसर कर देना है। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, जिंक इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉज ग्रोथ फेलियर एंड डिलेड वुंड हीलिंग। बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्स में एक बार नहीं ये 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आज तक के पेपर जब उठा के आप देखेंगे एम्स के तो आपको 10 बार ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सभी अलग अलग एम्स की जो एग्जाम्स हुई है उन पेपर्स को आप उठा के देख लेना, ये एक बार नहीं 10 बार पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो जिंक है वो इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए। आगे देखिए, इट्स डेफिशिएंसी कॉज ग्रोथ फेलियर एंड डिलेड वुंड हीलिंग, ये भी पूछा जाता है। कौन सा एलिमेंट है जिसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो उसकी वजह से ग्रोथ फेलियर हो सकती है। तो आपको आंसर क्या करना है, जिंक। अगर आपको पूछा जाए डिलेड वुंड हीलिंग तो आप डायरेक्ट, अगर आपको डिलेड वुंड हीलिंग का पूछा जाए तो भी आपको आंसर कर देना है जिंक। जो डिलेड वुंड हीलिंग होती है, जो घाव होता है अगर वो धीरे धीरे भर रहा है या फिर वो भर ही नहीं रहा है तो वो किसकी वजह से नहीं भर रहा है, तो आपको आंसर क्या करना है, जिंक। जिंक आपको करेक्ट आंसर कर देना है। लेकिन आपको ये लाइन जरूर याद रखनी है, जिंक इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, इसेंशियल होता है, तो आपको आंसर क्या करना है, जिंक। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, टू प्रिवेंट एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड मंथ्स आयरन, सॉरी, स्टार्ट आयरन फ्रॉम थर्ड मंथ्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जे एंड के ओबीजी सबसे ज्यादा, जे के जो सीएचओ हुआ है, सीएचओ की एग्जाम हुई है जम्मू कश्मीर, जो सीएचओ की एग्जाम हुई है उसके अंदर सबसे ज्यादा ओबीजी पूछी गई थी और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जम्मू कश्मीर का। अगर आप अपने पेपर नहीं देखा है जेके सीएचओ का तो आप देख लेना, जेके सीएचओ के नाम से आपको पेपर मिल जाएगा, हमारी प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना या फिर वीडियोज के अंदर देख लेना, आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स वहाँ पे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, अगर किसी भी वुमन को, जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके एनीमिया हो जाता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो आयरन के टैबलेट दी जाती है वो कब स्टार्ट की जाती है। ये क्वेश्चन जेके सीएचओ में भी पूछा गया है और एम्स के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो आपको आंसर क्या करना है, थर्ड मंथ्स। क्या करना है आपको आंसर, थर्ड मंथ्स। यानी कि यहाँ पे सॉरी, जो थर्ड मंथ्स है वो तो आप थर्ड मंथ्स बोल सकते हो, यानी कि जो थर्ड मंथ है उसके लास्ट में इसको स्टार्ट कर दिया जाता है। या आपको पूछा जाए तो आपको आंसर क्या करना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर आपको करेक्ट आंसर करना है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसके अंदर यूज नहीं लेते हैं, हालांकि हम पढ़ते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट 3 मंथ और ये 3 से 6 मंथ और ये 6 से 9 मंथ, यानी कि ऐसा इनका अलग अलग ट्राइमेस्टर के अंदर इनको डिवाइड कर रखा है। लेकिन आपको ये याद रखना है यहाँ पे थर्ड मंथ दे रखा है, ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे फोर्थ मंथ से स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि थर्ड मंथ से अगर स्टार्ट करेंगे तो वो लास्ट वीक होगा, उस टाइम से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये सेकंड ट्राइमेस्टर में ऑलमोस्ट यूज ली जाती है, ये आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर के ये पेपर में पूछा गया, मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखिए, आयरन एंड फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक एसिड 3 टाइम्स पर डे फॉर 100 डे फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, ये भी पूछा जाता है। सीएचओ की अगर एग्जाम आप दे रहे हो तो आप कंटेस्ट याद कर लेना, इसको रट लेना, हो सकता है ये आपको पूछा जाए। देखिए आपको यहाँ से पूछा जाएगा आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, जो IFA टैबलेट आती है, IFA टैबलेट आती है वो दिन में 3 टाइम दी जाती है, वो भी पूरे 100 दिन के लिए। किनको, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है और लैक्टेटिंग वुमेन्स होती है, अगर उनमें एनीमिया जैसी कंडीशंस हो रही है तो आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट 100 दिन के लिए दी जाएगी और वह भी 3 टाइम पर डे, 3 टाइम पर डे। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स अबाउट 3.34 mg ऑफ आयरन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने आयरन को कैरी करता है। तो आपका आंसर क्या होगा,
3.34 mg, 3.34 mg आपको करना है। 3.34 जो मिलीग्राम आयरन होता है उसका कंटेन कौन करता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, वॉमिटिंग इज अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी। आपको पूछा जा सकता है अगर आईसीपी इंक्रीज हो रखा है, हालांकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है न्यूबॉर्न का। न्यूबॉर्न में अगर पूछा जाए कि आईसीपी इंक्रीज हो रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, अर्ली साइन के अंदर क्या होगा, अभी बताया है फ्रेंड्स, बताओ क्या होगा, इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी मैंने आपको बताया अभी कुछ ही देर पहले, अगर आपने याद नहीं किया तो याद कर लेना बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और लेट साइन भी मैंने आपको बताया था, लेट साइन के बारे में बताया था मैंने आपको, वो बताया था ब्रेडिकार्डिया। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ न्यू बॉर्न्स की, अगर न्यू बॉर्न्स के अंदर इंक्रीज्ड आईसीपी होता है तो। लेकिन अगर बात करें एडल्ट वन की, एडल्ट वन के अंदर अगर आईसीपी बढ़ जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से अर्ली साइन कौन सा देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग उसके अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, डिजिटेलिस, आइसोनियाजाइड, सिमेटिडीन, एस्ट्रोजन एंड स्पाइरोलेक्टोन कॉजिंग गायनेकोमास्टिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे सभी ड्रग के एक साथ मैंने नाम इंक्लूड कर दिए हैं और जो कौन सी जो ड्रग्स मैंने आपको यहाँ पे बताई है वो सभी क्या कॉज करती है, गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया होता क्या है पता है आपको, अगर आपको पता है तो सही बात है, अगर आपको नहीं पता है तो सुन लेना। गायनेकोमास्टिया होता क्या है, गायनेकोमास्टिया के अंदर क्या होता है, जो भी मेल पर्सन होते हैं, जो भी मेल पर्सन होते हैं उनके ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने लग जाते हैं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने लग जाते हैं। अगर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो रहे हैं और वो पर्सन ये ड्रग्स खा रहा है तो उसकी वजह से, अगर ये ड्रग्स कोई पर्सन खा रहा है तो उसकी वजह से उसके अंदर गायनेकोमास्टिया कोज हो सकता है। आपको पूछा जाएगा गायनेकोमास्टिया कैन कोज बाय विच ड्रग, तो आपको इन्हीं में से एक ऑप्शन दिया जाएगा। डिजिटेलिस दे सकते हैं, आइसोनियाजाइड दे सकते हैं, सिमेटिडीन दे सकते हैं, एस्ट्रोजन दे सकते हैं एंड स्पाइरोलेक्टोन दे सकते हैं। तो आपको एक चूज करना है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको इनमें से मिलेगा। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, ए चाइल्ड सिट डाउन फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन विदाउट हेल्प एट 12 मंथ। पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है और ये भी सीएचओ के अंदर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन सीएचओ में भी पूछे जाते हैं और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम होती है उनके अंदर भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यानी यहाँ पे क्या बताया गया है, एक बच्चा है जो स्टैंडिंग पोजीशन में बिना किसी की हेल्प के रह सकता है, यानी वो खुद खड़ा हो सकता है बिना किसी हेल्प के, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा अपने आप खड़ा हो जाएगा। कब, 12 महीने की एज पे। 12 महीने का जब वो हो जाएगा तो अपने आप खड़े होने लग जाएगा। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, एन इन्फेंट बर्थ वेट डबल इन 4 to 7 मंथ्स। अगर एग्जैक्ट पूछे तो आपको 6 मंथ करना है। देखिए जो इन्फेंट्स होते हैं उनका जो बर्थ वेट है, बर्थ वेट 2.5 kg से लेकर 2.5 kg से लेकर 3 kg तक होता है। नॉर्मल जो बर्थ वेट होता है वो कितना होता है, 2.5 kg से लेकर 3 kg। ये क्या है, नॉर्मल वेट। अब यहाँ पे बताया क्या गया है, अगर इन्फेंट का डबल वेट होता है तो कब होता है, 4 से 7 मंथ, 4 से 7 महीने। तो आपको यहाँ पे एवरेज, अगर यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरेज में नहीं पूछा जाता है, आपको यहाँ पे 6 महीने करेक्ट आंसर करना है। एंड आगे क्या है, एंड ट्रिपल्ड इन 1 ईयर। अगर 3 गुना आपको पूछा जाए, 3 गुना जो बर्थ वेट होता है वो नॉर्मल है, अगर वो 3 गुना बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा, 1 साल पे, यानी 12 मंथ आपको करेक्ट आंसर करने हैं। कभी कभार महीने में पूछ लिया जाता है और कभी कभार ये साल में ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। 1 ईयर आप कर सकते हो या फिर 12 मंथ आपको करेक्ट आंसर करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 आंसर बता दिए हैं। जो बर्थ वेट है वो डबल कब हो जाता है, 6 महीने पे, और ट्रिपल कब हो जाता है, 1 साल के ऊपर। यानी आपको ये जो रेंज दे रखी है 4 से 7 महीने की, ये बहुत कम पूछी जाती है, और 6 महीने और 12 महीने ऐसे मंथ में आपको एक ही ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको 6 महीने वहाँ पे करेक्ट आंसर कर देने हैं। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है बेटा जी। देखिए क्या है, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में बी यूज्ड फॉर परकॉशन एंड पोस्टल ड्रेनेज ऑफ द लोअर लंग्स लॉब। जो लोअर लंग्स लॉब होती है उनसे अगर पोस्चुरल ड्रेनेज किया जाए एंड परकोशन उसमें किया जाए, परकोशन एक टेक्निक होती है असेसमेंट की, अगर परकोशन आप यूज़ कर रहे हैं, साथ ही जो पोस्चुरल ड्रेनेज है वो अगर लोअर लंग्स लॉब से कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन दोगे। आपको यहाँ से क्वेश्चन ये से पूछा जाएगा तो आपको पोजीशन बतानी है, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन।
जो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन है वो किस में यूज ली जाती है, लोअर लंग्स लोब का परकशन करने के लिए और पॉस्चुरल ड्रेनेज के लिए ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन यूज की जाती है। एम्स के अंदर जो अभी एम्स 2020 की एग्जाम हुई थी एम्स नॉरसेट की, उसके अंदर ट्रेंडलनबर्ग की पोजीशन पूछी गई थी। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ट्रेंडलनबर्ग की पोजीशन पूछी गई थी और सेकंड शिफ्ट के अंदर दो इमेज यहाँ से दिखाई गई थी और दोनों ही रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग की इमेज पूछी गई थी। तो आपको मैं इमेज बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम जैसे ही नज़दीक आएगा उस टाइम आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको अभी बताऊंगा तो आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द हॉलमार्क ऑफ सेकंड बेबी सिंड्रोम इज द रेटिनल हैमरेज इन चाइल्ड। सेकंड बेबी सिंड्रोम, सेकंड बेबी सिंड्रोम का हॉलमार्क साइन क्या है, रेटिनल हैमरेज। जो रेटिना होता है बच्चों में, बच्चों की बात हो रही है, सेकंड बेबी सिंड्रोम, बेबीज के अंदर जो सिंड्रोम होता है सेकंड बेबी सिंड्रोम, उनके अंदर बच्चों के अंदर रेटिनल हैमरेज हो सकता है, जो रेटिना है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। ये किसका हॉलमार्क साइन है, सेकंड बेबी सिंड्रोम का। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, द पॉजिटिव डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ एन एबीओ कंपेटिबिलिटी। जो पॉजिटिव डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट है, जो डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट किया जाता है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो किसको इंडिकेट करता है, वो किसको इंडिकेट करता है, वो करता है एबीओ कंपेटिबिलिटी है। एक होता है एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी और एक होता है एबीओ कंपेटिबिलिटी। तो आपको यहाँ पे अगर पॉजिटिव कॉम्स टेस्ट आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, एबीओ कंपेटिबिलिटी। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव आता तो फिर ये करता एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एम्स नॉर से 2021 के अंदर पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, लॉग रोलिंग इज डन फॉर ए लेमिनेक्टमी और स्पाइनल सर्जरी पेशेंट। अगर स्पाइनल सर्जरी किसी पेशेंट की हुई है तो क्या यूज़ करेंगे, लॉग रोलिंग। अगर लेमिनेक्टमी किसी पर्सन की हुई है तो उसमें क्या करेंगे, लॉग रोलिंग। पेशेंट जो है वो इमोबिलाइज हो सके, वो किसी प्रकार से हिल डुल ना सके, इसीलिए लॉग रोलिंग टेक्निक यूज ली जाती है लेमिनेक्टमी एंड स्पाइनल सर्जरी के अंदर। ये एम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, वहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट्स मिल रही है, आपको ये पता चल रहा है कि लेमिनेक्टमी के अंदर और स्पाइनल इंजरी के अंदर लॉग रोलिंग यूज ली जाती है, लेकिन वहाँ पे जब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन सेम एज इट इज़ यही होता है, 4 लाइन 5 लाइन वो बना देते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए, आंसर गलत करके आ जाते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अब शायद आप क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी कैन डेवलप्स इन पेशेंट विथ हाइपोकैलेमिया। जो हाइपोकैलेमिया है वो कौन से पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल सकता है, डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से। अगर कोई पर्सन हार्ट का है, यानी कि जो दिल के मरीज होते हैं, उनको डाइजोक्सिन जब दी जाती है, डाइजोक्सिन टैबलेट दी जाती है, अगर उनकी ओवरडोज हो जाती है तो उनकी वजह से जो डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी होती है वो क्या डेवलप कर सकती है, हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर कम कर देगी। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, वेविंग बाय बाय सीन इन द इन्फेंट एट 10 मंथ्स ऑफ एज। जो बच्चा करता है ना बाय 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 बाय, आपको करता है ना, कभी जब आपने बच्चे को देखा होगा तो आपको भी कभी ना कभी वो हाथ हिला के बोला होगा कि बाय बाय। तो बाय बाय जब वो आपको बोलता है तो कौन सी एज में सीखता है, वो कब बोलता है, 10वें महीने में। जब वो 10 महीने का बच्चा हो जाता है तब वो बाय बाय की वो जो वेविंग होती है वो आपको बताता है। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, द लेरिंजियल ट्यूब शुड बी सक्शनड फॉर 10 सेकेंड, सक्शनिंग फॉर द लॉन्गर पीरियड कैन रिजल्ट हाइपोक्सिया। बेटा जी, एम्स नॉर सेट 2020 में पूछा गया है और 2021 में भी, इस साल भी पूछा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा क्या जाता है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, जो सक्शनिंग की जाती है, लेरिंजियल ट्यूब लगी हुई है या फिर जो एयरवे है वो मतलब जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है वो लगी हुई है, आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जो सक्शनिंग उसमें की जाती है उसका टाइम कितना रखा जाता है, टाइम आपको पूछा जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 10 सेकेंड। आपको वहाँ पे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 25 सेकेंड ऑप्शन में मिलेंगे, लेकिन आपको आंसर क्या करना है, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर कर देना है। जो सक्शनिंग की जाती है वो 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं की जाती है। अगर लेरिंजियल ट्यूब लगी हुई है और सक्शनिंग कर रहे हैं तो 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करनी है। देखिए, अगर 10 सेकंड से ज़्यादा आप करते हो तो क्या कोज कर सकता है, हाइपोक्सिया, पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया कोज कर सकता है। और साथ ही मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सक्शनिंग से पहले क्या किया जाता है, हाइपर ऑक्सीजनेटेड
हाइपर ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे वर्ड नहीं लिख पा रहा हूँ लेकिन आप सुन पा रहे हो मेरे को अच्छे से। हाइपर ऑक्सीजनेटेड यानी कि जो सक्शनिंग करते हैं उससे पहले भी आपको 100% ऑक्सीजन देनी है, और सक्शनिंग करने के बाद भी आपको 100% ऑक्सीजन देनी है। ये आपको याद रखना है, ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पॉइंट्स के अंदर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछे जाते हैं और इस पैटर्न से पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए। ए फिजियोलॉजिकल सॉरी बायोफिजिकल प्रोफाइल इज एन असेसमेंट ऑफ फिटल वेलबींग। जो फिटल वेलबींग है उसको असेसमेंट करने के लिए कौन सी प्रोफाइल चेक करते हैं? बायोफिजिकल प्रोफाइल असेस करते हैं फिटल वेलबींग के लिए। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ रहा है और मैंने आपको पहले भी बताया है। MgSO फॉर मैग्नीशियम सल्फेट। बेटा जी अब आपको बताना है, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बता दिया है, अब आपको बताना है मैग्नीशियम सल्फेट की एंटीडोट क्या होती है। एंटीडोट आपको बतानी है और साथ ही ड्रग ऑफ चॉइस। ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, कौन सी कंडीशन के अंदर इसको ड्रग ऑफ चॉइस यूज लिया जाता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। MgSO4 है वो डिक्रीज करती है किसको? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। जो MgSO4 है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को डिक्रीज करती है। इट यूज्ड एज ए टोकोलाइटिक एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोकोलाइटिक एजेंट के रूप में भी काम में लिया जाता है किसको? MgSO4 को। जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसको टोकोलाइटिक एजेंट के रूप में भी यूज लिया जाता है। आपको ये भी बताना है MgSO4 आपको पूछा जा सकता है MgSO4 का वर्क क्या होता है टोकोलाइटिक एजेंट के रूप में, तो आपको आंसर क्या करना है? डिक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको डिक्रीज भी करती है, इसीलिए इसको टोकोलाइटिक एजेंट्स के रूप में भी यूज लिया जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, और जो मैंने फ्रेंड्स जो MgSO4 से क्वेश्चन पूछे हैं एंटीडोट एंड ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, तो ये आंसर आप बताना ना भूले। चलिए आगे नेक्स्ट की पॉइंट देखिए। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रजिस्टर्ड नर्स। अगर रजिस्टर्ड नर्स है तो MSE मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकती है, ये आपको याद रखना है। जो रजिस्टर्ड नर्स होती है वो MSE शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है MSE यानी कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकती है। फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ। MSE अगर आपने पढ़ा है तो बेटा जी आप मेरे को आंसर बता देना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर MMSE आप क्या कर रहे हो? मेजर कर रहे हो। MMSE आप क्या कर रहे हो? मेजर कर रहे हो। तो इसमें नॉर्मल जो स्कोरिंग होती है, नॉर्मल स्कोरिंग होती है वो कितनी होती है? MMSE के अंदर नॉर्मल स्कोरिंग कितनी होती है ये आपको बताना है। ये एम्स में पूछा हुआ है, BHU में भी पूछा हुआ है, ESIC में पूछा जा सकता है, और भी जो कम्पिटेटिव एग्जाम उनके अंदर पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स आज की हमारी लास्ट की पॉइंट है, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ECT इज मेमोरी लॉस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, आपको पूछा जाएगा। जो ECT है, जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, ECT का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा जी? मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ECT का, ये आपको याद रखना है। एम्स में भी पूछा जाता है, BHU में भी पूछा जा सकता है, और जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होती है उनके अंदर भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब मेरे जैसे जैसे मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको यहाँ से जो की पॉइंट्स होती है उनसे आपको 20 से 30 क्वेश्चन श्योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे। एम्स की अगर एग्जाम होती है 2021 में जो एग्जाम होगी, और ESIC की एग्जाम होगी, उनके अंदर आपको 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ से मिलने की श्योर 100% गारंटी देता हूँ। अगर आप मेरे को अच्छे से सुन रहे हो, समझ रहे हो तो। अगर आप मेरे को नहीं सुन रहे हो और मैं जो अलग से जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ अगर आप नहीं सुन रहे हो तो भाई साहब आपको तो फिर 5 से 10 क्वेश्चन की भी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं बहुत सारे आपको अलग से भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगला जो पार्ट है आपको इस गोल्डन की पॉइंट का वो बहुत जल्द मिल जाएगा। ये हमारे गोल्डन की पॉइंट 120 कंप्लीट हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ शायद हमारी ये जो गोल्डन की पॉइंट है वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा देना ताकि आपको हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहे। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।